ये आपका नया चैप्टर है कंप्यूटर नेटवर्क्स। इसका ओवरऑल वेटेज सीबीएसई में 10 मार्क्स का है और ये मैक्सिममली पूरा का पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है। ठीक है, तो ये आपको देखिए दिख रहा है कंप्यूटर नेटवर्क कैसे काम करता है। ये पूरा ग्लोब है, अपना अर्थ ग्लोब, और उसमें अलग अलग कॉन्टिनेंट्स दिखाए गए हैं और उनसे ये कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। तो ये जो आपका बेस सर्कुलर है, आप इसको एक नेटवर्क की तरीके से एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि इस सर्कुलर सरकमफेरेंस से आपके हर कंप्यूटर्स कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर से कैसे कनेक्ट है? वाया दिस सर्किल। ये सर्किल और कुछ नहीं, कंप्यूटर नेटवर्क है। कंप्यूटर नेटवर्क की टेक्निकल डेफिनेशन आपकी होगी कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस। ये ध्यान रखना है कि कंप्यूटर्स कनेक्टेड होने चाहिए, और केवल कंप्यूटर्स की बात हम नहीं करते हैं। अब जब से मोबाइल रिवॉल्यूशन हुआ है, पहले आपका इंटरनेट केवल इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स को ही बोलते थे, लेकिन अब आपका कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स एज वेल एज अदर डिवाइसेस ऑल्सो। ठीक है, वो उसके लिए भी आपका है। और वो क्यों बोले, हमें नेटवर्क क्यों बनाना है? टू शेयर डाटा एंड अदर रिसोर्सेज। नेटवर्क हमें बनाना है अपने डाटा को शेयर करने के लिए, और केवल डाटा नहीं, हमें इवन रिसोर्सेज भी, रिसोर्सेज मीन्स हार्डवेयर रिसोर्स, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। हार्डवेयर रिसोर्स में आपका क्या आएगा कि आप जैसे अपने कंप्यूटर लैब में, अपने विद्यालय की कंप्यूटर लैब में एक प्रिंटर है और हमारे लैब में 15 कंप्यूटर्स हैं। तो अब सारे के सारे कंप्यूटर्स को प्रिंटर नहीं दे सकते, क्योंकि प्रिंटर लेज़र प्रिंटर है, वो महंगा आता है। तो जितने लैब के अंदर कंप्यूटर्स, अभी तो ये 15 है, छोटी लैब है। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में एक एक हॉल में 50-50 कंप्यूटर्स होते हैं। कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में आप जाओ, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, इंजीनियरिंग में जहाँ जो लोग बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, बीटेक, बीई, ये सब कराते हैं, वहाँ आप जाओगे तो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में आपको ऐसे ही 3-4 लैब मिलेंगी और हर लैब में 50-50 कंप्यूटर्स हैं, 50 कंप्यूटर्स हैं। तो सारे कंप्यूटर्स पर हम प्रिंटर प्रोवाइड नहीं करा सकते, बिकॉज इट इज़ नॉट इकोनॉमिकल। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक सिस्टम पर प्रिंटर प्रोवाइड करा देते हैं और फिर नेटवर्क के थ्रू हम सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर देते हैं। तो इससे क्या हो गया, ये जो प्रिंटर है वो हार्डवेयर रिसोर्स है, ये शेयर हो गया। अब सबके पास प्रिंटर नहीं है फिजिकली, लेकिन इसके बावजूद अगर प्रिंटर में पेपर ट्रे पर पेपर रखा हुआ है तो आप उस नेटवर्क में कहीं से भी हो, कहीं से भी को मतलब प्रिंटर आपका, इवन मान लीजिए हमारे विद्यालय के सारे डिपार्टमेंट आपस में इंटरकनेक्ट हो जाएं नेटवर्क के थ्रू, तो आपका फिजिक्स डिपार्टमेंट में जो कंप्यूटर है वो वहाँ से बैठे बैठे फर्स्ट फ्लोर से मेरी लैब के प्रिंटर पर कमांड प्रिंट का इशू करेगा और आपका वो एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, और इस तरीके से बिना फिजिकली प्रिंटर लिए हुए मेरा प्रिंटिंग का काम हो जाएगा। तो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन आपका नेटवर्किंग में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि वो अपने हार्डवेयर रिसोर्सेज को और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को शेयर कर सकें। सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज क्या हैं? जैसे आप विंडोज़ परचेज करते हो तो कितने यूज़र्स के लिए परचेज कर रहे हो, ये आपको बताना पड़ेगा। अब आपने कहा कि जैसे आपको हर सिस्टम पर ऑफिस इंस्टॉल करना है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है या कोई भी सॉफ्टवेयर है, विंडोज सब पर इंस्टॉल है मान लीजिए। अब अगर वो सिस्टम नेटवर्क पर नहीं है
तो हर सिस्टम पर जा कर के मैनुअली आपको, मतलब फिजिकली जा कर के एक एक सिस्टम पर, अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपके पास उसकी सीडी है तो आप हर सिस्टम पर जाओ, सीडी लगाओ, फिर उस सीडी से इंस्टॉल करो। अब सीडी तो आपके पास एक होगी, परचेज किया होगा तो एक सीडी होगी आपके पास, और इंस्टॉल करने हैं आपको 20 कंप्यूटर्स पे। तो एक सिस्टम पर अगर आपको 5 मिनट भी गए, सीडी डाला, आपके सिस्टम ने सीडी रीड किया, फिर आपने इंस्टॉलेशन स्टार्ट किया, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ, फिर आपने सीडी सिस्टम से इजेक्ट की, फिर आप, मतलब ये पूरे प्रोसीजर में, इंस्टॉलेशन में अगर आपको सपोज 10 मिनट भी लग गए, इवन 5 मिनट भी लग गए, तो ऐसे आपको क्या करना पड़ेगा, 2 घंटा लग जाएगा 15 सिस्टम पर ऑफिस इंस्टॉल करने में। लेकिन सॉफ्टवेयर रिसोर्स क्या है, सीडी में आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पड़ा हुआ है, आपने एक सिस्टम पर उसको कॉपी कर दिया, सीडी से कॉपी कर दिया, और उसके बाद वो जो फोल्डर है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉलेशन डिस्क से आपने कॉपी किया है, उस फोल्डर को नेटवर्क पर रीड ओनली एसएस के साथ में शेयर कर दिया। तो अब आपको पहली बात तो ये कि हर कंप्यूटर पर फिजिकली जा करके करना नहीं पड़ेगा, और दूसरी बात ये, आप एक ही साथ इंस्टॉलेशन, क्योंकि फाइल आपके पास है, सीडी में तो है नहीं, फोल्डर में आपने कॉपी कर लिया। जैसे मैं जिस सिस्टम पर बैठता हूँ वहाँ पर मैं कॉपी कर लूँ और फिर वहीं से आपके सिस्टम पर कमांड दे दूँ, रिमोट एक्सेस इसको बोलते हैं। एक बार आपके सिस्टम पर रिमोट एक्सेस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, उसके बाद आपका सिस्टम एक्सेस हो जाएगा और मैं बैठे बैठे यहीं से कर सकता हूँ। तो ये आपका फ़ायदा है रिसोर्सेज, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज और हार्डवेयर रिसोर्सेज, इन दोनों रिसोर्सेज को शेयर करने की पर्पस के लिए हम कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं। और मैंने ये जो भी आपको समझाया है वो आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, नेटवर्क डायग्राम है आपका। ये क्या है, आपका इंटरनेट है, ठीक है। इंटरनेट आपका ग्लोबली, अभी आपको ग्लोब दिखाया, ग्लोबली कनेक्टेड सिस्टम्स हैं। ये ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर्स वर्ड मत यूज करिए अब इन जनरल, आपको कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस, क्योंकि मोबाइल है आपका, वो मोबाइल भी इंटरनेट से कनेक्ट होता है, मगर मोबाइल को कंप्यूटर नहीं बोल सकते, राइट। तो इसलिए आपका कंप्यूटर, ये डेफिनेशन आप पढ़िए फिर से, अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस। तो इसका मतलब ये हो गया, कंप्यूटर का कंप्यूटर के साथ कनेक्शन, वो भी नेटवर्क कहलाएगा। कंप्यूटर का मोबाइल के साथ कनेक्शन, आप कंप्यूटर का मोबाइल के साथ भी कनेक्शन कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं, यूएसबी के थ्रू कर सकते हो, ब्लूटूथ के थ्रू कर सकते हो, है ना। तो ये आपका कंप्यूटर का मोबाइल के साथ में जो कनेक्शन है वो भी आपका नेटवर्क कहलाएगा। या एक मोबाइल दूसरे मोबाइल से हम कनेक्ट कर लें ब्लूटूथ के थ्रू, तो वो भी आपका नेटवर्क कहलाएगा। ये जनरल डेफिनेशन है नेटवर्क की। अदर डिवाइसेस में आपका मोबाइल भी शामिल हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जनरल आपका है, ये वाईफाई रूट है, मतलब वाईफाई से अगर आपने किया है, अगर आपने वाईफाई से कनेक्ट किया है तो राउटर चाहिए होता है, और उसको आपको यहाँ पर ये जनरल डिवाइस है, डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस, इससे कनेक्शन होगा। ये आपकी फायरवॉल से कनेक्ट होगी और फायरवॉल आपका इंटरनेट से डाटा लेगा। और इंटरनली आपकी लैब के हिसाब से ये आपके यूज़र हैं, यूज़र 1 2 3 आप देख सकते हो, कुछ कंप्यूटर्स हैं, कुछ प्रिंटर हैं, है ना, ये सब हैं, ये सर्वर है, ये सर्वर है, तो ये सर्व 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 आपका दिखा रहा है। सर्वर का काम होता है, आप तो रिक्वेस्ट करते हो, आप कैसे रिक्वेस्ट करते हो, आप ब्राउज़र में जा करके google.com टाइप करते हो, तो आपका google.com टाइप करते ही आपका पेज खुल जाता है। अभी आप देखोगे ये पूरा कैसे खुलता है, पलक झपकते काम हो जाता है, लेकिन इसके पीछे क्या डिटेल्ड स्टेप्स हैं वो हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, नेटवर्क हैव सेवरल एडवांटेजेस विच आर डिस्क्राइब्ड बिलो। रिसोर्स शेयरिंग पहला आपको, हार्डवेयर रिसोर्सेज, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। अब सॉफ्टवेयर में मैंने आपको केवल इंस्टॉलेशन बताया, इसके अलावा डाटाबेस शेयर करना है। जैसे आपके एंटरप्राइज लेवल के, मतलब
बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के आपके जो सॉफ्टवेयर बनते हैं उसमें डाटा आपका वाइटल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो डाटा स्टोर कहाँ होगा? अब ऑर्गेनाइजेशन, अब आप समझिए, जैसे आपका बैंकिंग सिस्टम है, SBI है, PNB है, UBI, ये बहुत सारे बैंक्स हैं, वो सब अपने कस्टमर का डाटा स्टोर करते हैं। कहाँ स्टोर करते हैं? क्वेश्चन ये। अभी लखनऊ में SBI की ब्रांच ढूंढने जाओ, 100-200 ब्रांच अकेले लखनऊ में मिल जाएंगी। अब ये 100-200 ब्रांच का डाटा कहाँ पर स्टोर हो? क्या उसी ब्रांच में स्टोर होगा या कहीं और होगा? कहीं और होगा तो कहाँ होगा? तो इसके लिए क्या करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे यहाँ SBI की मैंने बात की, तो SBI एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे प्राइवेट कंपनीज हैं, ये सब क्या करती हैं, एक या दो जगह को आइडेंटिफाई करती हैं और उस जगह फिजिकली एक बहुत बड़ा सेटअप बनाती हैं, क्योंकि जितनी बड़ी कंपनी होती है उसको डाटा उतना ही ज़्यादा चाहिए होता है, और जितना ज़्यादा डाटा होगा उतना ज़्यादा बड़ा सेटअप होना चाहिए। तो इसलिए क्या करते हैं, एक या दो साइट को प्रेफर करते हैं और वहीं पर अपना पूरा का पूरा फिजिकल सेटअप, कंप्यूटर्स, हार्ड डिस्क, मिररिंग के लिए एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, और ये सब आपका पूरा का पूरा उसको करती हैं। और उसके बाद क्या करती हैं कि एक जगह डाटाबेस कर दिया स्टोर, एक जगह, और उसको कनेक्ट कर दिया पूरे ऑल ओवर इंडिया से। जैसे आपका बैंक का है तो बैंक के जितने मुख्यालय हैं, हेडक्वार्टर्स हैं, वहाँ पर पूरे देश भर का डाटा स्टोर होता है। अब ये हो गया कि देश भर का तो मिलियन डाटा होगा, तो इसको क्या करते हैं, डिसेंट्रलाइज करते हैं। मैंने जो अभी पहली अप्रोच बताई वो सेंट्रलाइज डाटाबेस की। सेंट्रलाइज डाटाबेस का मतलब एक ही जगह पर किया, तो इसके अपने एडवांटेजेस हैं और अपने डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, जब देखते हैं कि डाटा बहुत बल्क हो रहा है और आपका एक ही जगह से पूरे ऑल ओवर इंडिया से एक्सेस हो रही है तो स्लो भी हो रहा है, तो वो क्या करते हैं, सेंट्रलाइज्ड अप्रोच की बजाय डिसेंट्रलाइज करते हैं। बोलते हैं नहीं ठीक है, हम हर बड़े शहर में, हर बड़े ज़िले में भी एक हेडक्वार्टर बनाएंगे। जैसे लखनऊ में SBI का मुख्यालय हजरतगंज में है, ये लखनऊ का है, मंडल बना दिया बैंकों ने अपना और कहा इस मंडल का डाटा यहाँ स्टोर होगा। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। अल्टीमेटली ये आपका मुंबई का जो मेन हेडक्वार्टर है वहाँ पर भी बैकअप के फॉर्म में स्टोर होता है, लेकिन जब एक्सेस करना होता है तो हर मंडल का अपना जो मुख्यालय है वहाँ डाटा जो स्टोरेज है उससे लेता है, ताकि फास्ट एक्सेस हो सके। आपके बैंक में से आपका जो है डाटा, आपको वेट नहीं करना पड़े, किसी भी ATM पर जा करके आप एक्सेस कर लो, किसी भी लोकेशन पर जा करके, चाहे आपका अकाउंट भारत में या इवन कहते हैं कि इंडिया से बाहर भी आप एक्सेस कर सकते हैं, बहुत सारे बैंक करते हैं। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, डाटाबेस शेयर करते हैं। डाटाबेस शेयर करने का मतलब क्या हो गया, सॉफ्टवेयर शेयर करना, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, एंटीवायरस हैं, ऑडियो वीडियो फाइल्स हैं, मतलब ये सब आपके जो सॉफ्टवेयर का मतलब हो गया कि आपका कोई भी रिसोर्स जो फिजिकल नहीं है वो आपका हो जाएगा। और हार्डवेयर का मतलब जो फिजिकल डिवाइस है, जैसे प्रिंटर है, स्कैनर है, आप इसको एक सिस्टम पर इंस्टॉल करके और नेटवर्क पर 50 कंप्यूटर से उनको आपने शेयर एक्सेस करा दी, तो ये आपका हार्डवेयर रिसोर्सेज हो गए। तो पहला एडवांटेज है रिसोर्स शेयरिंग। उसके बाद क्या है, इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन। इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन मीन्स एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ में कम्युनिकेट करना है, और एक जगह पर भी हो सकते हैं, एक लोकेशन पर भी हो सकते हैं, एक शहर में अलग अलग लोकेशन पर हो सकते हैं, या अलग अलग शहरों में, अलग अलग सिटीज़ में भी हो सकते हैं। तो नेटवर्क इन सारी चीज़ों को आपको मास्क कर देता है, आपको मीन्स यूज़र्स को, यानी यूज़र को ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कम्युनिकेशन करने से पहले कि लखनऊ के अंदर मैं बैठ कर कम्युनिकेट करना चाहता हूँ कि लखनऊ के बाहर या इंडिया के बाहर, मतलब लोकेशन को अकाउंट में लिए बिना आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। फिर आपका रिड्यूस्ड कम्युनिकेशन का कॉस्ट, क्योंकि आप रिसोर्सेज शेयर कर रहे हो तो उससे आपका कम्युनिकेशन इम्प्रूव ही नहीं हो रहा है, बल्कि कम्युनिकेशन कॉस्ट भी रिड्यूस हो रही है। आप पब्लिक नेटवर्क यूज़ करके बहुत बड़ा डाटा, MBs इवन GBs का डाटा लो कॉस्ट पर
भेज सकते हो। बोले सर कैसे? इंटरनेट है, इंटरनेट पर आप पर सेकंड MB की आप चार्ज इस समय पता करने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा आसान हो गया है। तो आपकी कम्युनिकेशन कॉस्ट भी रिड्यूस हो गई। रिलायबिलिटी ऑफ डाटा, रिलायबिलिटी ऑफ डाटा का मतलब मान लीजिए आप अपनी लैब में ही, आप छोटे से सेटअप से समझिए, आप अपनी लैब में बैठे हुए हैं और आप अपने कंप्यूटर पर प्रोग्राम बनाते हैं, दूसरा बच्चा भी उसी पर आके बैठता है, जूनियर भी बैठते हैं, है ना, आपके 11th क्लास के, इवन 3rd क्लास का बच्चा भी बैठता है, 5th क्लास का भी बच्चा बैठता है। और उसने क्या किया, आपने जिस फोल्डर में प्रोग्राम बनाए थे वो फोल्डर डिलीट हो गया या डिलीट कर दिया। अब आप मेरे पास आ रहे हो, सर मैंने तो प्रोजेक्ट बनाया था, मैंने तो प्रैक्टिकल किया था, मेरा डाटा सब डिलीट हो गया। अब उसको क्या किया जाए? मैं अगर नेटवर्क नहीं तो मैं क्या कहूँगा, भाई अब क्या किया जा सकता है, गया तो गया। लेकिन अगर कंप्यूटर नेटवर्क है तो आप हर दिन या हर लैब सेशन के एंड में आप मेरे बताने के अनुसार आप क्या करो, एक फोल्डर में शेयर कर देता हूँ, वो फोल्डर की एक्सेस दे देता हूँ कि इस यूज़र को होगी। तो जो यूज़र लॉगिन उस समय किया होगा वही यूज़र उस फोल्डर को एक्सेस कर पाएगा, और आपने उस फोल्डर में अपना अपना प्रोग्राम डाल दिया। तो अब क्या हो गया, आप जिस कंप्यूटर पर बैठ करके काम कर रहे थे उस कंप्यूटर से तो डिलीट कर पाएगा, लेकिन जहाँ पर मैंने जो शेयर्ड फोल्डर दिया है वहाँ से डिलीट नहीं कर पाएगा। वहाँ से तो उस सिस्टम पर जहाँ पर वो शेयर्ड फोल्डर स्टोर है उस सिस्टम पर बैठा हुआ यूज़र ही डिलीट कर पाएगा। तो ये आपका रिलायबिलिटी हो गई। रिलायबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि अगर किसी भी रीज़न से हार्डवेयर क्रैश हो जाए, एंटीवायरस नहीं इंस्टॉल है, वायरस अटैक हो गया इंटरनेट यूज़ करते समय और उसने जो है पूरा सिस्टम हैक कर दिया, अब आप सिस्टम स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे, विंडोज स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, भाई सिस्टम को फॉर्मेट करो, फॉर्मेट करके दोबारा से विंडोज इंस्टॉल करो। तो फॉर्मेट करने का मतलब होगा डाटा गया। तो आप बोले अब क्या करें, तो चिंता की कोई बात नहीं, आपका सिस्टम नेटवर्क पर था तो एक कॉपी आपकी उस शेयर्ड फोल्डर में मिल जाएगी। इसको ऑटोमेट भी कर सकते हैं। ऑटोमेट का मतलब हर दिन आपको न करना पड़े, जिस फोल्डर में आप काम कर रहे हैं वो फोल्डर ऑटोमेटिकली एक पर्टिकुलर टाइम पर सर्वर के शेयर्ड फोल्डर में जा करके आपका डाटा राइट कर दे, सेव कर दे, और आप मैनुअल भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अपने सिस्टम के फोल्डर को कॉपी करो और नेटवर्क के शेयर्ड फोल्डर में जा करके पेस्ट कर दो। तो दोनों तरीके हैं, ऑटोमेट भी और मैनुअल भी। लेकिन ओवरऑल हमको क्या मिलता है, डाटा रिलायबल। देखो रिलायबिलिटी टर्म का मतलब ये होता है कि डिस्पाइट एनी अनटूवर्ड इंसिडेंट, अनटूवर्ड इंसिडेंट का मतलब हो गया डिस्पाइट हार्डवेयर क्रैश, डिस्पाइट सॉफ्टवेयर क्रैश, कुछ भी हो जाए, इफ योर डाटा इज प्रिजर्व्ड देन वी से आवर डाटा इज स्टोर्ड रिलायबली। ये आपका है। और सेंट्रल स्टोरेज ऑफ डाटा, ये तो मैंने बताया ही, एक सिस्टम पर आपका डाटा स्टोर होगा। ये आपके एडवांटेजेस हैं। अब ये हुआ कि ये नेटवर्क का इवोल्यूशन कैसे हुआ। किसी भी कंसेप्ट को पढ़ने से पहले दिमाग में होता है ये अस्तित्व में कैसे आया, एग्जिस्टेंस में कैसे आया। तो एक छोटा सा हिस्ट्री है। सबसे पहले आपका ARPANET डेवलप हुआ था, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, और ये आपका अमेरिका के DOD यानी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, इसने डेवलप किया था। और 1969 में ये पहला प्रोजेक्ट था जिसने कई सारी यूनिवर्सिटीज़ के जो कंप्यूटर्स हैं उनको कनेक्ट किया था, और ये सारे कंप्यूटर्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को ये डाटा शेयर करते थे, ठीक है, और अपने व्यूज़ सोशलाइज कर सकते थे पीपल से जो भी यहाँ कनेक्टेड है। फिर इसी का थोड़ा सा और उन्नत रूप आया, नेशनल साइंस फेडरेशन नेटवर्क के थ्रू, NSNet बोलते हैं इसको। ये भी आपका US में था, लेकिन ये आपका एकेडमिक रिसर्च के लिए था। उन्होंने रिसर्च रेफरल सेंटर बनाया और उसके लिए नेटवर्क बनाया। अब मैनुअल तो मतलब फिजिकली तो जा नहीं सकते हैं, कोई यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया इधर है, हार्वर्ड उधर है, MIT उधर है, तो बोले सारी यूनिवर्सिटीज आपस में मिलकर कोलैबोरेट करेंगी
एक पर्टिकुलर टॉपिक पर, तो उस पर्पज़ के लिए उन्होंने बनाया था NSF नेट को। लेकिन प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट नेटवर्क, प्राइवेट बिजनेस एक्टिविटी इसमें अलाउड नहीं थी। फिर जब पूरा उनका अपना काम हो गया रिसर्च का, क्योंकि पेटेंट करना होता है और US में नए काम करके, नए प्रोजेक्ट स्टार्ट करके उसको ज़रूर से ज़रूर रिकॉर्ड करते हैं पेटेंट के फॉर्म में, तो इसलिए उन्होंने उसको प्राइवेट अभी नहीं किया। उसके बाद इसको प्राइवेट बनाया, और जब प्राइवेट नेटवर्क की परमिशन दी तब आपका इंटरनेट इवोल्यूशन हो गया। कि पहले तो आपका कुछ एक यूनिवर्सिटीज़ का ही नेटवर्क बना, आप मतलब इवोल्यूशन देखिए सर। उसके बाद क्या हुआ, उसमें एकेडमिक रिसर्च के लिए अलग अलग सिटीज़ को भी शामिल किया एक सिटी की बजाय। फिर क्या किया, उसको प्राइवेटाइज कर दिया। प्राइवेटाइज करने के बाद में वो पूरे, अभी तो केवल US में प्राइवेटाइज हुआ। फिर जब देखा कि हाँ इसकी इकोनॉमिकल वैल्यू भी है, तो उन्होंने इसको खोल दिया, ओपन कर दिया पूरे वर्ल्ड के लिए। तो इस तरीके से आपका आया। ARPANET से पहले भी ARPA प्रोजेक्ट आया था, फिर ARPANET देखिए, फिर IMP, फिर NSF नेट, और उसके बाद 93 में आपका जावा का डेवलपमेंट हुआ, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। और जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने इंटरनेट को पूरी तरीके से बदल दिया, और तब से लेके आज तक 2020 तक ये पूरा इंटरनेट आप यूज़ कर रहे हो। और इंटरनेट है क्या एक्चुअली में, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है। एक नेटवर्क नहीं है, एक कंप्यूटर नहीं है वहाँ पे, नेटवर्क पूरा का पूरा है। नेटवर्क 1, नेटवर्क 2, नेटवर्क 3, नेटवर्क 4, नेटवर्क 5, मिलियंस नेटवर्क आपस में कनेक्ट हो गए तो आपका इंटरनेट बन गया। क्लियर? उसके बाद ये हुआ कि सर ये तो बन गया, लेकिन हाँ ये जो है ये सब मतलब इंटरनेट तो कनेक्ट हो गया। अब अंदर से ये क्वेश्चन उठा, ये जिज्ञासा हुई कि ये वर्क कैसे करता है। हम दुनिया के इस छोर पे बैठे हैं अंटार्कटिका में, और दुनिया के दूसरे छोर पर इंफॉर्मेशन चली जा रही। इवन अगर आपको याद हो कि जब कल्पना चावला स्पेस गई थी तो उन्होंने वहाँ से मैसेज किया था और हम लोगों ने रिसीव कर लिया था स्पेस से। तो ये हुआ कि मतलब रिगार्डलेस ऑफ डिस्टेंस, रिगार्डलेस ऑफ मीडियम वेयर यू आर रिसाइडिंग, स्पेस में आपका जो मीडियम है और यहाँ पर जो मीडियम है उसमें वो मीडियम सेम नहीं है। देखिए अर्थ के एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मीडियम सेम है। सारे प्रिंसिपल्स पूरी अर्थ में किसी भी जगह से किसी भी जगह पर जाएं आप सेम पाएंगे प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल। बाकी डिफरेंसेस तो हैं ही, लेकिन स्पेस से वो तो बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट हो गया। तो ये क्वेश्चन हुआ कि ये सब पॉसिबल कैसे होता है। तो आप देखिए ये पॉसिबल होता है ये डायग्राम से। यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि कैसे आप कनेक्ट करते हैं। तो आप ध्यान अगर देंगे तो आपके पास एक मॉडम होना चाहिए। मॉडम MODEM, ये एक हार्डवेयर डिवाइस होती है, ठीक है। अगर ये मॉडम नहीं है तो आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं कर सकते। बोले सर हम तो मोबाइल से कनेक्ट कर लेते हैं, मॉडम यूज ही नहीं करते। देखिए मॉडम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेशन, MOD, इसका मतलब होता है मॉड्यूलेशन, और DEM इसका मतलब होता है डीमॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन ये जरूरी हैं। क्यों जरूरी हैं? ये इसलिए जरूरी हैं क्योंकि इंटरनेट ऑल ओवर वर्ल्ड से कनेक्ट करने के लिए आप नॉर्मली क्या करते हैं, नॉर्मली क्या ऑलवेज आप फ़ोन नेटवर्क यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फ़ोन नंबर पर आपकी जो कॉल होती है, तो जो कॉल है वो है आपका वॉइस डाटा। तो ये जो वॉइस डाटा है ये आपका एनालॉग सिग्नल्स होते हैं एक्चुअली में। और आपका जो कंप्यूटर है, आपको बताया था कंप्यूटर हमेशा डिजिटल सिग्नल्स पर काम करता है। डिजिटल सिग्नल्स का मतलब डिस्क्रीट सिग्नल 0 1 0 1 0 1 इस फॉर्म में। और एनालॉग का मतलब होता है कंटिन्यूअस
कंटिन्यूस का मतलब आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, फंक्शंस, साइन फंक्शन है, कॉस फंक्शन है, तो आप देखते हो साइन फंक्शन में जीरो से उठता है, फिर एक पीक पर जाता है, फिर वैसे ही जीरो पर आता है दूसरे साइड में, मतलब पॉजिटिव, फिर निगेटिव, और इस तरीके से पूरी एक साइकिल कंप्लीट करता है। तो ये आपका जो है ये एनालॉग सिग्नल्स हैं, साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, ये एनालॉग सिग्नल्स हैं, एनालॉग सिग्नल कंटिन्यूअस। तो अब ये हुआ कि इंटरनेट से कनेक्शन के लिए हमें फ़ोन नेटवर्क चाहिए। फ़ोन नेटवर्क और आपकी जो डिवाइसेस हैं, चाहे मोबाइल डिवाइस हो चाहे कंप्यूटर डिवाइस हो, ये काम करती हैं डिजिटल। तो अंडरलाइंग जो फंडामेंटल है वही डिफरेंस है। डिजिटल से एनालॉग में हम कैसे कम्युनिकेट करें, तब इसके लिए एक डिवाइस डेवलप की गई, मॉडम। मॉडम का मतलब आपके कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन देंगे, वो डिजिटल में देंगे, लेकिन जब फ़ोन प्रोवाइडर को जाएगा, जो आप फ़ोन डायल करेंगे मॉडम के थ्रू, तो मॉडम क्या करेगा, आपके कनेक्शन की, इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वेस्ट को इंटरप्रेट करेगा और उसको मॉडम को दे देगा। तो मॉडम आपका उस रिक्वेस्ट को जो डिजिटल फॉर्मेट में, उसको एनालॉग में कन्वर्ट कर देगी, और ये एनालॉग सिग्नल आपका जाएगा आपके टेलीफोन प्रोवाइडर पर, कंप्यूटर पर। वहाँ भी आपका जो सिस्टम है वो उस पर जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो आपका टेलीफोन प्रोवाइडर है वो एनालॉग के फॉर्म में ही ये डिटेक्ट कर लेगा कि आपको रिसोर्स, आपने जो रिक्वेस्ट किया है वो कहाँ से मिलेगा, हमें कहाँ तक जाना है, और फिर वो अपने नेटवर्क को सर्च करके वहाँ तक जाएगा, और जा करके वहाँ से एनालॉग के फॉर्म में ही रिक्वेस्ट करेगा कि भाई ये रिक्वेस्ट आई है, हमें इसको सर्व करना है। तो दूसरे साइड का पर्टिकुलर प्लेस पर, पर्टिकुलर रिसोर्स पर जाएगा। अब वो रिसोर्स नॉर्मली चूंकि आपका इंटरनेट पर है, कंप्यूटर पर सेव होगा वो रिसोर्स, तो अगेन डिजिटल होगा। तो रिसिप्ट साइड में जहाँ पर आपका रिसोर्स रिसाइड कर रहा है, वहाँ पर वो रिक्वेस्ट वापस एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट की जरूरत है। तो वहाँ पर जो मॉडम है, आपके कंप्यूटर पर जो मॉडम था, उसने तो डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट किया, तब वो टेलीफोन एक्सचेंज के वाया जहाँ पर एक्चुअली में डाटा सेव है, वहाँ तक के टेलीफोन, नियरेस्ट टेलीफोन एक्सचेंज तक पहुँचेगा। अब वहाँ का एक्सचेंज वापस जब आपके सिस्टम पर भेजेगा, तो आपको मिलेगा पहले, मॉडम से पहले एनालॉग। मॉडम आपके सिस्टम पर जो है वो उस एनालॉग को वापस डिजिटल में कन्वर्ट करेगा, तब आपको यहाँ पर वो रिक्वेस्ट इसी रूट को ट्रेस करते हुए वापस मिलेगी। सर्वर के पास आपकी रिक्वेस्ट एनालॉग फॉर्म में जाएगी, तो सर्वर पर जो मॉडम है वो उस एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करेगा। सर्वर इंटरप्रेट कर पाएगा, हाँ ये रिक्वेस्ट आई, तो वो रिसोर्स कहाँ पर सेव है उसको ढूंढेगा और उसको रिटर्न बैक करेगा। अगेन वो एनालॉग में कन्वर्ट होते होते जाएगा, वापस आपके नियरेस्ट टेलीफोन एक्सचेंज पर आएगा, और ये पूरी साइकिल होने के बाद जब आपके कंप्यूटर पर आएगा, तो वापस वो एनालॉग में रिस्पॉन्स होगा। जैसे रिक्वेस्ट एनालॉग डिजिटल से एनालॉग कन्वर्ट होकर के गई और सर्वर पर जाकर के वापस डिजिटल में कन्वर्ट हुई, वैसे ही यही साइकिल बैक होगी रेस्पॉन्स के केस में भी, और रेस्पॉन्स आपका आएगा एनालॉग फॉर्म में, और आपके कंप्यूटर पर जो मॉडम है वो वापस क्या करेगा, उस रेस्पॉन्स को कन्वर्ट बैक करेगा, किसमें, डिजिटल में, और फिर आपको वेब पेज दिखेगा गूगल का। इस तरीके से इंटरनेट काम करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो मैंने बताया है, ये क्या है, ये बिजनेस है, ये होम है, कोई भी है, आपका बिजनेस है, ये T1 लाइन होती है नेटवर्किंग के लिए, ये सब आपका POP, ये आपका पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, नेटवर्क एक्सेस पॉइंट आप इनको बोल सकते हो, या इन जनरल अलग अलग टेक्निकल टर्म्स अलग अलग पर्पजेस के लिए यूज होते हैं, वो हम लोग कभी आगे देखेंगे। इन जनरल आप कह सकते हो ISP मीन्स इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे आप BSNL का यूज करोगे तो VSNL, बी नहीं, वी
VSNL आपका है विदेश संचार निगम लिमिटेड। तो आपको उस VSNL से इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड कराएगा। तो ये VSNL क्या हो गया, ISP हो गया। ऐसे ही आप रिलायंस का जियो मैक्सिममली यूज़ करते हैं, तो जियो का अपना ISP है। तो आपका मोबाइल जो है उस जियो के ISP से, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से, रिलायंस की पर्टिकुलरली बोलेंगे रिलायंस ISP, उससे कनेक्ट करेगा। तो ये जो ISP हैं, और इनसे कनेक्ट कैसे करता है, कन्वेंशनल फ़ोन के थ्रू भी कर सकता है। इसके लिए क्या होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मॉडेम आते हैं। मतलब आपका जो कैबिनेट है जिसमें कंप्यूटर लगा हुआ है, उसी में मॉडेम आपका इनबिल्ट हो जाएगा, या एक्सटर्नल का मतलब बाहर से आप ला करके, जैसे आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क यूज़ करते हो, वैसे ही एक्सटर्नल आपका मॉडेम आता है, उसको कनेक्ट कर सकते हो। डिजिटल सब्सक्राइबर का मतलब होता है आप डिजिटली भी कर सकते हो, या केबल मॉडेम लाइन का मतलब आप केबल लाइन से कनेक्ट कर सकते हो। मतलब आपका ISP के साथ कनेक्शन चाहिए, तभी आपको इंटरनेट मिलेगा। अब बोलेंगे सर मोबाइल में कैसे होता है, तो मोबाइल में आप देखोगे वायरलेस अडेप्टर होता है। ये जो वायरलेस अडेप्टर है ये और कुछ नहीं है, मॉडेम ही है, और इसी के थ्रू आपका कनेक्शन होता है। अगर ये वायरलेस अडेप्टर नहीं हो, आप मोबाइल किसी भी मोबाइल फ़ोन के स्पेसिफिकेशन को पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा 802.11, और इसी तरीके से नेटवर्क कनेक्टिविटी में और सारे भी आएंगे, मगर मोस्ट कॉमन है 802.11 स्टैंडर्ड नेटवर्क का। ये आपका वायरलेस लैन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपके पास वायरलेस अडेप्टर नहीं होगा तो आप मोबाइल के थ्रू कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, और आजकल हर मोबाइल में ये होता है। मास्क कर दिया आपको, मतलब मास्क करने का मतलब आपको मोबाइल चलाने के लिए टेक्निकली साउंड होना जरूरी नहीं है, आप ये सब जाने बिना भी काम कर सकते हो। लेकिन एज अ टेक्निकल पर्सन आपको पता होना चाहिए कि बैकग्राउंड में ये चीज़ें काम कैसे करती हैं। तो ये आपका दिखा रहा है कि लैन बिजनेस ये आपका है, ये आपका T1 लाइन से पॉप के थ्रू कनेक्ट होगा, आपका होम सिस्टम केबल लाइन से, या डिजिटल सब्सक्राइबर या कन्वेंशनल फ़ोन कैसे भी कर सकते हैं, ये सब आपका आएगा। ये आपका हर ISP फिर NAP यानी नेटवर्क एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट करेगा, और नेटवर्क एक्सेस पॉइंट बैकबोन आपका होता है, उससे कनेक्ट करेगा, और ये इंटरनेट करेगा। तो इस तरीके से आपका होता है। ठीक है, अब आप ओके सर। हाँ, एलिमेंट्री टर्मिनोलॉजी ऑफ नेटवर्क, इसको हम लोग कल देखेंगे, आज इतना ही रखते हैं। ठीक है।